हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 31 जनवरी 2024। 2024 के पहले मंथ का आखिरी दिन आज का दिन है। इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस कवर करते हैं, जो कि आपके ऐसे राइटिंग या मेंस ऐसे राइटिंग के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं, जो बेसिकली हॉट्स टॉपिक होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले टॉपिक होते हैं, जो बेसिकली आपके आंसर राइटिंग्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे क्लासेस देख रहे हैं, इसको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितने सारे पॉइंट्स मैं आपको देता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके आंसर राइटिंग को करने में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। उसके पहले देख लेते हैं कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। इस सारे जो कोड्स मैं आपको देता हूँ, चीज़ों को अपने से रिलेट करते हुए चलिएगा, बहुत अच्छे से इसको आप समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता रहेगा। तो बारिश के दौरान सारे पक्षी जो है वो आश्रय की तलाश करते रहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जितने भी पक्षी हैं वो सभी लोग आश्रय की तलाश करते रहते हैं, लेकिन बाज अकेला आपको देखने को मिलेगा, जो बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। तो अब आपको देखना है कि आपको पक्षी बन के रहना है कि आपको एक बाज की तरह आपको जो जो चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करना है। समस्याएं कॉमन है, समस्याएं सिर्फ आपके लिए नहीं है, समस्याएं सबके लिए हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें इनमें डिफरेंस पैदा करता है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। तो आपको क्या बनना है, पक्षी बनना है कि बाज बनना है, ये आपको तय करना है। और ये जो चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस समस्याएं जो हैं, जो एस्पिरेंट्स के लाइफ में डेली बेसिस पे जो होते रहती हैं, वो कॉमन है, वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, सभी के साथ है। तो उसको पॉजिटिव वे में लेना है और सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए फोकस जो होगा वो आपका पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, एम जो आपने तय किया है उसके ऊपर होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। सबसे पहला न्यूज़ एनालिसिस, पहला न्यूज़ जो है वो बेसिकली UNRWA से रिलेटेड है। ठीक है, UNRWA ये वो संस्था है, पहले मैं इसके बारे में ओवरव्यू बता दूं। ये वो संस्था है जो बेसिकली पैलेस्तीनी जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो बेसिकली 1948 में जो अटैक हुआ था, जिसमें से बहुत सारे पैलेस्तीनी जो हैं वो इज़राइल से अलग होकर के जो शरणार्थी बन गए थे, तो उस केस में ये एजेंसी जो बनी थी, और ये एजेंसी उन शरणार्थी को हर तरह की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। आज के डेट में ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इज़राइल के तरफ से जो इसके UNRWA के कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाया गया है इज़राइल के द्वारा। बोला गया है कि जो 7 अक्टूबर को जो हमास अटैक हुआ था पिछले वर्ष, उसमें यहाँ के जो ऑफिशियल्स थे, कुछ ऑफिशियल जो थे UNRWA के शामिल थे उस अटैक में, जिसको लेकर के इज़राइल सभी देशों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको जो फंडिंग आप लोग देते हैं UNRWA को, वो अब देना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अटैक करवा रहा है। जो हमास अटैक हुआ था उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। आइए इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं क्या ये न्यूज़ कह रहा है। तो UN ऑफिशियल्स के तरफ से कंट्रीज़ को यहाँ पे कहा गया है कि अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करने को लेकर के, कि आप जो फंडिंग देते हैं UNRWA को, यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़ की बात कही जा रही है, उसको रिकन्सिडर करने की बात कही जा रही है, यानी अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, कि आप जो इसको फंडिंग देते हैं तो उसको लेकर के एक बार आप सोच लीजिए। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में इजराइल ने एजेंसी के कुछ कर्मचारियों पर 7 अक्टूबर, मैंने अभी बताया ना, 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने का आरोप लगाया था, देख सकते हैं। और इसमें कुछ ऑफिसर जो हैं वो इसमें शामिल थे भी। इसके बाद अमेरिका, अब ये न्यूज़ जब सामने आया तो अमेरिका और 8 और अन्य पश्चिमी देश जो बेसिकली इसको फंड करते थे, है ना, उसमें इन्होंने कटौती कर दी ने ना। लगभग 8 और 9 देश मिलकर के आधे से अधिक हिस्सा जो है वो 2022 के बजट में इन्होंने दिया था, और पैसे में कटौती करना अब इनके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया। क्यों स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इनके तरफ से एक आपका वार जैसा सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो संस्था है जो बेसिकली इस संस्था से काफ़ी लाख लोग जो हैं वो डिपेंडेंट है, कनेक्टेड है, मतलब इस संस्था के द्वारा लोगों को एजुकेशन दी जा रही है, फूड दी जा रही है, रहने को जगह दिया जा रहा है। अब इसी संस्था के कुछ ऑफिसर जो हैं, अगर वो अटैक्स में शामिल हो जाए तो एक तरह से बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा, और यही चीज़ हाईलाइट्स हुई है इजराइल की तरफ से, और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए UN की तरफ से भी बोला गया है, और जो भी देश इसको फंड देते थे, 8 अन्य देश के साथ अमेरिका भी, इसमें इन्होंने कटौती कर दी। ठीक है, तो अब
इसके बारे में ये था न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए पढ़ते हैं UNRWA क्या है। अभी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है UNRWA क्या है। तो इसका ये है बेसिकली यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी आप कह सकते हैं। ये किसके लिए है? पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ के लिए, शरणार्थी के लिए, जो पूर्वी पूर्वी जगह पे शिफ्टेड है। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में ही क्यों की? क्योंकि 1948 में अरब इजरायली वार हुआ था। इसी वार में 7 लाख से ज़्यादा जो पैलेस्टीन थे उसको ज़बरदस्ती अपना घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ना मतलब इजराइल वाला जो एरिया था वो छोड़ करके वो फिर अलग शरणार्थी के रूप में वहाँ पे रहने, उनको मजबूर किया गया अलग रहने के लिए। तो 1948 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान 7 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और उसी टाइम पे ही UNRWA उसी की बात कही जा रही है। इसका क्षेत्र क्या है? इसमें यहाँ पे देख सकते हैं इसकी बात जो यहाँ पे कही गई है, UN एजेंसी के द्वारा ये बेसिकली ऑपरेट्स कहाँ से होता है? ये गाजा से ऑपरेट्स होता है और इज़राइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के द्वारा होता है, जो कि बेसिकली कहाँ पे? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे शरणार्थी जो है, जो बेसिकली रिफ्यूजीज़ हैं, जो आज के डेट में रह रहे हैं और जो वार हुआ था उसके बाद। ठीक है, तो ये वर्किंग रीजन यहाँ से ये वर्क करता है लेबनान, सीरिया एंड जॉर्डन वाले एरियाज़ में, ये ध्यान रख सकते हैं। गाज़ा में बेसिकली ये एजेंसी ऑपरेट करता है। एरिया ऑफ वर्क की मैं बात करूँ, एजेंसी उपरोक्त क्षेत्रों में स्थित शरणार्थी शिविरों के अंदर और बाहर देखिए क्या क्या ये प्रोवाइड करता है। ये एजेंसी को जो फंडिंग मिलती है उससे ये क्या प्रोवाइड करता है? ये एजुकेशन देता है शरणार्थी को, हेल्थ देता है, रिलीफ देता है, सोशल सर्विस देता है, माइक्रो फाइनेंस करता है और इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम इनसाइड एंड आउटसाइड रिफ्यूजी कैंप भी ये बेसिकली प्रोवाइड करता है। माइक्रो फाइनेंस और आपातकालीन सहायता कार्यक्रम भी ये चलाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इससे कनेक्टेड थी। अब इसको फंडिंग कहाँ से आता है? तो इसको फंडिंग लगभग पूरा जो देखने को मिलेगा वो US की तरफ से मिलता है, देख सकते हैं। और इसके पास बहुत कम सब्सिडी भी देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशन का है, जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। प्रशासनिक जो खर्चे हैं, प्रशासनिक लागतों में इसका उपयोग किया जाता है। सब्सिडी जो मिलती है इसको संयुक्त राष्ट्र से, उसके बारे में कही जा रही है। अगर मैं बात करूं आज के डेट में कितने रिफ्यूजी जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है या इससे कितने शरणार्थी को लाभ मिल रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5.9 मिलियन आप देख सकते हैं शरणार्थी जो है, जो बेसिकली जो बेसिकली रिफ्यूजीज़ के वंशज के रूप में आज के डेट में इससे कनेक्टेड हैं। अधिकांश मूल शरणार्थियों के वंशज एजेंसी की सेवाओं तक पहुंच रखते हैं, ये देख सकते हैं। गाजा में लगभग 1 मिलियन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो शेल्टर कर रहे हैं, यानी रह रहे हैं। 1 लाख से अधिक लोग UNRWA स्कूलों और अन्य सुविधाओं के आश्रय ले रहे हैं, देख सकते हैं। तो सिर्फ गाजा में ही 1 मिलियन आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ से सारी चीज़ें इनको मिल रही है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये इसका परफॉर्मेंस हो गया, प्रदर्शन हो गया, जो कि UNRWA के द्वारा दिया जा रहा है। अब अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें, आज के डेट में क्यों बना हुआ है न्यूज़ में? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के खुद ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ पे कंट्रियों को कहा गया है, रिक्वेस्ट किया गया, अर्ज किया गया कि वो एक बार रिकंसिडर करें अपने डिसीजन को, और जो उनको फंडिंग दी जा रही है UN एजेंसी पैलेस्टीनियंस के लिए, उसको पॉज कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। पुनर्विचार करने पर आग्रह किया गया है और फंडिंग रोकने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इजराइल पर हमास के हमले में शामिल पाए गए किसी भी कर्मचारी को दंडित किया जाएगा और चेतावनी दी गई कि गाजा में लगभग 2 मिलियन लोगों की सहायता दांव पर थी। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ये एजेंसी है, जो एजेंसी जिससे लाखों लोगों को बेसिकली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, अगर यही एजेंसी इन्वॉल्व हो जाए वार वगैरह में, तो एक तरह से कितना निगेटिव पॉइंट होगा, उसको लेकर के इजराइल जो है वो यहाँ पे राइज कर रहा है रिक्वेस्ट कि लोग इसको फंडिंग देना बंद कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिलियन से ज़्यादा लोग गाजा में जो है वो इससे बेसिकली सहायता प्राप्त करते हैं। तो उसी को लेकर के अब ये जो है इजराइल ने ऐसा क्यों किया, जो इल्ज़ाम लगाया UNR ऐसा क्यों किया? देखिए अब इजराइल ने साफ साफ बोला है कि 12 स्टाफ मेंबर जो हैं वो UNRWA के जो है इसमें इन्वॉल्व है, जो कि हमास अटैक हुआ था। कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2023 को। उसने ये भी बोला है कि ये भी दावा किया है कि हमास UNRWA को दिए गए धन को निकाल लेता है
और एजेंसी की सुविधाओं के भीतर आसपास से लड़ाई कराता है। ये भी बहुत बड़ी बात कही जा रही है। यानी UNRWA को जो फंड मिलती है उस फंड का उपयोग यहाँ पे कहा जा रहा है एजेंसी की सुविधाओं के भीतर और आसपास लड़ाई के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसीलिए इजराइल बोल रहा है कि जो फंडिंग इसको दिया जाता है, UN की तरफ से भी बोला गया है कि उसको पॉज कर दीजिए, उसको होल्ड पे कर दीजिए, जो भी इसको फंड कर रहे हैं, ताकि इस तरह की चीज़ों में ये इन्वॉल्व ना हो सके। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास की सुरंगें UNRWA सुविधाओं के बगल में या उसके नीचे चल रही है और एजेंसी पर अपने स्कूलों में इजराइल के प्रति नफरत सिखाने का आरोप लगाया। देख सकते हैं तो UNRWA की तरफ से जो बेसिकली स्कूल्स वगैरह चल रही हैं, उस स्कूल्स वगैरह में ये एक्विजिशन इजराइल की तरफ से लगाया गया है कि वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है नफ़रत फैलाने को लेकर के इजराइल के अगेंस्ट में। ये भी जो है वो बहुत गलत चीज़ है। ये एक्विजिशन यहाँ पे इजराइल की तरफ से लगाया गया है UNRWA को लेकर के, ठीक है। 12 स्टाफ 12 कर्मचारी यहाँ पे शामिल है। ये सब एक तरफ से इजराइल की तरफ से सारी चीज़ें आ रही हैं। अब रिस्पॉन्ड क्या किया है UNRWA, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो UNRWA के द्वारा जितने भी एलिगेशंस इसके ऊपर लगाए गए हैं, जिस सभी आरोप जो लगाए गए हैं, इनकार करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमास से कोई संबंध नहीं है, हमास से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो वार हुआ था, जो अटैक कराए गए थे, उसमें इनका कोई भी लेना देना नहीं है। इन्होंने साफ तौर पर सारे आरोपों को इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने बयान में कहा है कि हमले में शामिल होने के आरोपी 12 स्टाफ सदस्यों में से 9 को बर्खास्त कर दिया गया। तो इन्होंने यहाँ पे जो 12 स्टाफ को लेकर के 9 को इन्होंने बर्खास्त कर दिया, फायर कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, जो UN ऑफिसर्स के द्वारा जो बताया गया था। और एक जो है वो उनकी डेथ हो गई और बाकी 2 जो है वो अभी मतलब उनका पहचान स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये 12 स्टाफ के बारे में उन्होंने बताया है, प्रतिक्रिया दी है UN के अधिकारियों के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ था। आज के डेट में क्या स्टेटस बन रखा है, तो देखिए UNRWA बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में वहाँ के लोगों के सर्वाइवल को लेकर के वर्क कर रही है। जो कि कहाँ पे है ये ऑर्गेनाइजेशन गाजा में है। जाकर के मैप देखिएगा गाजा कहाँ पे पड़ता है। तो बेसिकली ये एक तरह से संघर्ष के फैलने के बाद मानवीय संकट में ये फंस गया है। अब देख सकते हैं आज के डेट में ये जो चीज़ें इसके ऊपर आ रही है, जिसके वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लाखों लोग जो कनेक्टेड है उनका क्या होगा वो लेकर के यहाँ पे बात हो रही है। एजेंसी इनक्लेव के नागरिकों को भोजन, पानी और आश्रय की मुख्य आपूर्ति करती रही है। देख सकते हैं मेन सप्लायर ऑफ फूड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा, सिविलियंस वगैरह को, जो कि मेन सप्लायर है ये एजेंसी। और आज के डेट में अगर देखा जाए ये मनी मतलब यहाँ पे कुछ इसके जो पैसे हैं वो ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। फंडिंग बहाल नहीं की गई। अगर जल्द से जल्द या इसको फंड नहीं दिए गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UNRWA को अपने सहायता कार्य के लिए आवश्यक धन कुछ ही हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसको फ़ंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको फ़ंड टाइम से नहीं मिला कुछ हफ्तों के अंदर तो ऑब्वियस ये बात है इसके फ़ंड ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलना भी बंद हो जाएगी। तो उनके सर्वाइवल के ऊपर बात आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूज़ किस लिए, न्यूज़ में क्यों है, ये सभी को समझ में आ गया। UNRWA क्यों है, किससे रिलेटेड है, क्यों आज के डेट में इतना हाईलाइटेड बना हुआ है, इस संस्था इसको कब फॉर्म किया गया, कब फाउंड किया गया और किसके लिए ये बेसिकली ये संस्था है। आई होप ये सारी चीज़ें A to Z चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गए होगी। तो ये उसी से रिलेटेड बेसिकली न्यूज़ था। आइए बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। ये जो न्यूज़ है ये NBS फर्टिलाइज़र की बात कही जाए। देखिए फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि प्लांट ग्रोथ को लेकर के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ये ऐसे राइटिंग्स में खास करके ये आपका हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स में ये आपका हेल्प करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या ब्रिंग किया है, नन यूरिया फर्टिलाइज़र देखने को मिलेगा, उसको सीमित प्राइस के अंदर में प्राइस कंट्रोल करके उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ये स्टेप्स यहाँ पे लिया गया। इन्होंने डाई अमोनियम फास्फेट DAP को यहाँ पे इन्होंने जिसमें पोटास है, ये सारे फर्टिलाइज़र को है
जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है और सरकार की तरफ से बहुत कम प्राइसिंग में बेसिकली ये प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो बहुत कम प्राइसिंग में ये उनके द्वारा लिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। एनबीएस उर्वरक जो है यूरिया के विपरीत है, जिसका अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। देख सकते हैं, यानी एनबीएस फर्टिलाइज़र जो है वो यूरिया से अपोजिट आपको देखने को मिलेगा, यूरिया के विपरीत देखने को मिलेगा, जिसका एमआरपी जो है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, सरकार के द्वारा, जो कि डी कंट्रोल्ड है, जो तकनीकी रूप से नियंत्रण मुक्त है। ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो एनबीएस ध्यान रखिएगा, यूरिया जैसा नहीं है, ये नन यूरिया है, नन यूरिया फर्टिलाइज़र है, एनबीएस, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये ध्यान रख सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये योजना जो है एनबीएस योजना क्या है, यहाँ पे बेसिकली बात कही जा रही है। देखिए, जो उर्वरक होते हैं वो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्राइमरी क्या मुख्यतः क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटासियम होता है, और सेकेंडरी की मैं बात करूँ, यानी अगर माध्यमिक की बात करूँ तो सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, और सबसे कम की मैं बात करूँ तो क्या होता है, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम। ये सारे बहुत सारे ज़रूरी होते हैं किसी भी प्लांट को उपज के लिए, किसी प्लांट के उपज के लिए। ठीक है, अप्रैल 2010 की अगर मैं बात करूं तो ये एनबीएस स्कीम को कब उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था, और एमआरपी को यहाँ पे मार्केट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया गया था। मार्केट के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, इसको जाना गया था। ठीक है, बाजार निर्धारित किया जाना चाहिए था, और उन्हें बेचने वाले व्यक्तिगत कंपनियों द्वारा इसको निर्धारित किया जाना चाहिए था। ये भी बात कही जा रही है। गवर्नमेंट ने बहुत यहाँ पे किया है फिक्स्ड पर टोन सब्सिडी हर फर्टिलाइज़र को लेकर के, जो न्यूट्रिएंट से कनेक्टेड है, न्यूट्रिएंट जिसमें शामिल है, और उसमें खास अच्छे खासे परसेंटेज में नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर जो है वो देखने को मिलेगा, जो प्रतिशत में जुड़ी रहती है। ये साफ बात यहाँ पे सरकार की तरफ से बताई जा रही है। पहले की उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी व्यवस्था के विपरीत एनबीएस का उद्देश्य किसानों को बहुत अधिक यूरिया, देख सकते हैं बहुत अधिक यूरिया से यूरिया हो गए, डीएपी हो गया, पी+ हो गया, और एमओपी हो गया, लगाने से हतोत्साहित करके संतुलित उर्वरक को बढ़ावा देना था। अब देख सकते हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बात कही जा रही है। यहाँ पे बैलेंस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करने की बात कही जा रही है, और डिस्करेज किया करने की बात कही जा रही है फार्मर्स को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया जो है वो अप्लाई ना करें, डीएपी अप्लाई ना करें, जिसमें 46% फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन 18% होता है, एमओपी में 60% पोटासियम होता है। ठीक है, और ये सारे फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत हाई क्वांटिटी में आपको सिंगल न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एनबीएस की अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से प्रोडक्ट इनोवेशन को ये क्या करता है, इनकरेज करता है। यहाँ पे इसकी यूज़ को इंक्रीज़ करता है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, इसमें कम अमाउंट में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर देखने को मिलेगा, और सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा। जस्ट 16% आप यहाँ पे देख सकते हैं, 11% यहाँ पे सल्फर देखने को मिलेगा, 16% फास्फोरस देखने को मिलेगा। जबकि यूरिया का कंजप्शन जो है वो लगभग आप देख सकते हैं 2009-10 से ज़्यादा आपका बढ़ना स्टार्ट हो गया है। 2009-10 के बाद से यूरिया की खपत 1/3 से अधिक बढ़ गई है, जिससे पोषक तत्वों का संतुलन जो है वो असंतुलन बिगड़ गया है, और एनबीएस की विफलता वहाँ पे हुई थी। तो 2009-10 से अगर बात करें तो वहाँ पे यूरिया का कंजप्शन लोग बढ़ा दिए हैं, देख सकते हैं। लेकिन आज के डेट उस टाइम पे एनबीएस आपका फेल हो गया था, और उसी को लेकर के यहाँ पे आज के डेट में बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इसको और ज़्यादा यूज़ किया जा सके। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से कौन कौन सा डिसीजन लिया गया है ताकि नन यूरिया उर्वरक को हम लोग यूज़ कर सकें, फर्टिलाइज़र को। तो यहाँ पे DOF, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र हो गए, इनके द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है ताकि रीजनेबलनेस जो इवैल्यूएशन हो एमआरपी को लेकर के नन यूरिया फर्टिलाइज़र को है, जो एनबीएस योजना को कवर करे। ठीक है, ये बेसिकली जो गाइडलाइन है वो 1 अप्रैल 2023 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होने वाली दिशा निर्देशों में अधिकतम लाभ मार्जिन निर्धारित किया गया है, जो उर्वरक कंपनियों के अनुपात होगा। आयतकों के लिए 8% होगा, निर्माताओं के लिए 10% होगा, और एकीकृत निर्माताओं के लिए 12% होगा। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाइडलाइन यहाँ पे इशू किया गया DOF वगैरह के द्वारा, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। इसमें कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट का मार्जिन निकले वो यहाँ पे बताया गया है। इसमें 8% इम्पोर्टर के लिए है जो आयात है, जो 10% मैन्युफैक्चरर के लिए, 12% इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर जो बेसिकली फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बीच में जो बेसिकली जो इंटरमीडिएट्स होते हैं जैसे फॉस्फोरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे फर्टिलाइज़र जो है उसमें शामिल है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और क्या क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनरीजनेबल प्रॉफिट लगाया, यानी ओवर एंड अबव द स्टिपुलेटेड परसेंटेज की बात कही जा रही है। मतलब ज़्यादा फेवर जो यहाँ पे किया जाएगा किसान को लेकर के यहाँ पे किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूँ तो 10 अक्टूबर को इसको रिटर्न कर दिया गया था। इफ़ दे डोंट रिटर्न द मनी विद इन द सेट टाइम लिमिट, देखिए कंपनी अर्निंग अनरीजनेबल प्रॉफिट, जो भी कंपनी है उसकी विशेष वित्तीय वर्ष जो है उसमें अनुचित लाभ यानी निर्धारित प्रतिशत से अधिक कमाने वाली कंपनियों को इस अगले वित्तीय वर्ष के 10 अक्टूबर तक DOF को वापस करना होगा। यदि वे उक्त समय सीमा के भीतर पैसा वापस नहीं करते तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अगले दिन से रिफंड राशि पर आनुपातिक आधार पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। देखिए जो सब्सिडीज़ मिल रही है उस सब्सिडीज़ को मिलना बंद हो जाएगी, और बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो 12% का इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा रिफंड करने को लेकर के अमाउंट को, जो अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद। ये जो अनरीजनेबल प्रॉफिट है इसको एडजस्ट किया जाएगा उसके समान फर्टिलाइज़र के साथ, ताकि उसका सब्सिडी जो है वो सरकार की तरफ से प्राप्त हो सके। अनुचित लाभ को सरकार द्वारा बाद के उर्वरक सब्सिडी भुगतान के विरुद्ध भी समायोजित किया जाएगा। उसी से रिलेटेड है। अब ये अनरीजनेबल प्रॉफिट कैसे यहाँ पे कंपनी जो है वो बेसिकली अनुचित लाभ का आकलन कैसे किया जाएगा, तो दिशा निर्देश के में उर्वरक कंपनियों को लागत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ साथ उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षित लागत डेटा के आधार पर अनुचित लाभ का स्वयं मूल्यांकन करने का आदेश दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और ऑडिटेड कॉस्ट डेटा अप्रूव यहाँ पे किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से। वो खुद इसको सेल्फ एक्सेस कर सकते हैं इस प्रॉफिट को। ये जो रिपोर्ट है और डेटा है इसको DOF के द्वारा फर्निश किया जाएगा 10 अक्टूबर को फिजिकल ईयर में, उसी फिजिकल ईयर में। फिर इसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा रीजनेबिलिटी को लेकर के, MRP को लेकर के, और ये कंपनी को सबमिट कर दिया जाएगा 28 फरवरी तक, ताकि इसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की चीज़ें जो हैं वो उसको जांच करेगा। तो पिछले वित्तीय वर्ष के 28 वर्ष तक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत MRP की तर्क संगतता को ये क्या करेगा, जांच करेगा। इसके बाद ये अर्जित अनुचित लाभ और कंपनियों से वसूल जाने वाले रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है। इसके बाद फाइनलाइज रिपोर्ट बनेगा अनरीजनेबल प्रॉफिट को लेकर के अगर कुछ है तो, और वो रिकवर करके कंपनी से इसको दिया जाएगा। ठीक है, न्यू गाइडलाइंस क्या है DOF का, तो नन यूरिया फर्टिलाइजर, देखिए आज के डेट में ना यूरिया का जो फर्टिलाइज़र है उसको कम यूज़ करने को लेकर के बात की जा रही है, और बेसिकली नन यूरिया फर्टिलाइज़र जो है वो बेसिकली उसको रीजनेबल प्राइस में रख करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में सेल करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, इनफॉर्मल प्राइस कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, जो बेसिकली इसके बारे में लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे उसके बाद से ये कंटिन्यू हो गया था। लोकसभा इलेक्शन के बाद से इसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, इनफॉर्मल प्राइस कंट्रोल अभी उसके अंदर में है। न्यू गाइडलाइंस यहाँ पे इम्पोज किए जाएंगे MRP कंट्रोल को लेकर के नन यूरिया फर्टिलाइज़र के लिए, और इसमें कैपिंग लगाया जाएगा प्रॉफिट को लेकर के कि कितने सेल्स पर कितना प्रॉफिट कंपनी जो है वो अर्न करेगा, कमाएगा। ये उनकी बिक्री की कुल लागत पर आधारित होगी, जिसमें उत्पादन, आयात की लागत, प्रशासनिक ओवरहेड्स, बिक्री और वितरण ओवरहेड्स, शुद्ध ब्याज और वित्त पोषण शुल्क शामिल होंगे। इसका मतलब है नए दिशा निर्देश मूल रूप से यूरिया पर वर्तमान में लागू विस्तृत लागत निगरानी और मूल्य नियंत्रण के व्यवस्था को अन्य उर्वरकों तक विस्तारित करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कहा जा रहा है जो गाइडलाइंस है उसको ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, डिटेल्ड कॉस्ट को मॉनिटर किया जाएगा, और बेसिकली जो भी प्राइस होंगी वो बेसिकली उसको एप्लीकेबल किया जाएगा यूरिया को लेकर के, उसके समान जो फर्टिलाइज़र होंगे उसको।
तो यानी यूरिया को रिप्लेस करके NPS को लाने की बात की जा रही है, जो कि एक नन यूरिया फर्टिलाइज़र है और उसमें कम से कम लागत में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, मार्जिन मिल सके कंपनीज़ को जो बेसिकली ये खरीद रही है। तो ये उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला न्यूज़ जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात कही जा रही है, मतलब किन को अधिकार मिलेगा जो बेसिकली एड्रेस करने का कोर्ट में। तो कमेटी जो बेसिकली बनी थी, जिसको हेड किसने किया था, CGI के द्वारा। चलिए मुझे यहाँ पे बताइएगा क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में मुझे देखिए क्वेश्चंस मुझे ज़रूर बताइएगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आज के डेट में कौन है, ठीक है, कितनावें नंबर के हैं और इनका ये बेसिकली किस दिन ये इन्होंने शपथ ग्रहण किया था, यानी कब से ये बेसिकली इस पोस्ट पे हैं, वो आपको बताना है। तो ये कमेटी जो थी जिसका अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके साथ 56 लॉयर भी थे और सीनियर एडवोकेट भी थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, 11 जो उसमें थी वो वोमेन थी। आप देख सकते हैं 11 महिलाएं भी शामिल हैं। तो महिला सशक्तिकरण में ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 56 वकीलों और AOR को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया है और 11 महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट नियमावली 2013 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पद का दर्जा पाने के लिए पात्रता का मानदंड निर्धारित किए गए थे। AOR से ऐसे वकील से हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये 2013 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ गया था सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है कि जो एडवोकेट जो बेसिकली अभी इंटाइटल नहीं है प्लीड करने को लेकर के, वो बेसिकली इसके तहत उनको अब बेसिकली उनको परमिशन मिल जाएगा कार्य के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में किसी पक्षकार या पक्ष रखने में अधिकृत होंगे। यहाँ पे साफ बोला जा रहा है कि अगर AOR से ऐसे ऐसे है ऐसे वकीलों से जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जो अपना पक्ष रख सकते हैं और किसी का केस भी प्लीड कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। केवल AOR ही सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। AOR के द्वारा ही पेश वहाँ पे जो है वो केस दायर किया जाएगा, ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट में केवल AOR ही किसी मामले में किसी पक्ष की ओर से उपस्थित हो सकता है, पक्ष प्रस्तुत कर सकता है या बहस कर सकता है। तो हर एक राइट्स सुप्रीम कोर्ट के जज को ये जज के सामने जो वकील होंगे, जो एडवोकेट होंगे, उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो AOR से रिलेटेड है, तो AOR अप्रूव्ड है। तो हालांकि AOR या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से किसी अन्य वकील को भी किसी पक्षकार की ओर से उपस्थित होने की मंजूरी दी जा सकती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जो AOR से कनेक्टेड है वही वकील ही प्लीड करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी और वकील को भी ये परमिशन देता है तो वो भी अपना पक्ष जरूर रख सकते हैं। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात कही जा रही है, हेड किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। 56 लॉयर थे इसमें, ये ध्यान रखिएगा। और बेसिकली 11 जो थी वो वुमेन थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगी वो 2013 में सब्सक्राइब किया गया था सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बेसिक था AOR, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगली अगर हम लोग बात करें तो नेशनल चंबल सेंचुरी की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे इंडिया का ग्रे उल्फ को देखा गया। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन ध्यान आया, मुझे बताइए ग्रे उल्फ की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। गोल्डन टाइगर अभी देखा गया था, गोल्डन टाइगर याद आ रहा है, गोल्डन टाइगर, ठीक है, वो कहाँ देखा गया था वो मुझे बताइएगा। गोल्डन टाइगर जो है अभी देखा गया था, वो कहाँ पे देखा गया था वो मुझे बताइएगा, उस जगह का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो कंफर्म हो गया है कि रीजन के 2 डिकेट से बेसिकली देखा जा रहा है। NCS की मैं बात करूँ तो 3 राज्य जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में आते हैं इसके। एक राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी रिवरिन सेंचुरी के रूप में, ध्यान रखिएगा रिवरिन सेंचुरी, ठीक है। रिवरिन सेंचुरी की बात यहाँ पे कही जा रही है, उसी से रिलेटेड है। रिवरिन सेंचुरी चंबल रिवर के पास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी लिस्ट किया गया है, ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया जिसको प्रपोज्ड रामसर साइट भी कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे घड़ियाल का घर देखने को मिलेगा, रेड क्राउन रूफ टर्टल देखने को मिलेगा,
गंगा रिवर डॉल्फिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेशनल एक्वाटिक एनिमल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे यहीं पे नेशनल चंबल सेंचुरी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं, याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है वो प्रपोज किया गया है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। रामसर साइट को लेकर के, रामसर साइट याद रखिएगा। टोटल कितने रामसर साइट है भारत में, उसका भी आंसर मुझे दीजिए। और सबसे बड़ा रामसर साइट जो है वो कौन है, वो भी मुझे बताइएगा। भारत में पढ़ा रखा है आप लोगों को, अगर आप डेली बेसिस पे सारी क्लासेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर आपको पता होगा। तो सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है वो मुझे बताइएगा। टोटल कुल रामसर साइट कितने हैं वो बताइएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। चिनाब नदी के बारे में जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं, रतेले जल विद्युत परियोजना के लिए चिनाब नदी के जल को मोड़ने की सफलता यहाँ पे मिल गई है, देख सकते हैं। जल विद्युत परियोजना की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में केलोंग के पास चंद्रा और भागा नामक दो जल धाराओं के संगम से बनती है। इस कारण इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो चिनाब को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भारत में 1180 किलोमीटर तक बहने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर देती है, ध्यान समझ सकते हैं। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सिंधु रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी देखने को मिलेगा। सिंधु नदी प्रणाली में सिंधु, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज जैसी बड़ी नदियां शामिल हैं। 1960 की सिंधु जल संधि पर भारत पाकिस्तान के हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत भारत को सिंधु नदी प्रणाली की 3 पूर्वी नदियां रावी, सतलज और ब्यास को अन्य उपयोग की अनुमति मिली है। ठीक है, उसी से रिलेटेड चिनाब नदी को लेकर के ध्यान रखिएगा। अगला जो है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा, ये हरियाणा में देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये अरावली हिल्स में आप देख सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये एक टाइगर है जो कि कहाँ रहता है, एक विलेज में रहता है जो कि हरियाणा में है, जो कि सरिस्का टाइगर रिजर्व भी कहलाता है। ठीक है, तो इस अरावली हिल्स में भी देखने को मिलेगा, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट का है, जो कि राजस्थान में शामिल है। ये इसको बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया है, एंड नेशनल पार्क, दोनों सरिस्का टाइगर रिजर्व दोनों डिक्लेयर्ड है। वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं टाइप की बात करूँ तो ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फौना की बात करूँ तो रेसस मकाऊ, संभाल, चीटल, वाइल्ड वॉर यहाँ देख सकते हैं। अट्रैक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे नीलकंठ मंदिर है, कांकवाड़ी फोर्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग टूरिस्ट के लिए यहाँ पे विजिट करते हैं। नई नई जगह यहाँ पे लुभावनी जगह को और आकर्षित करते हैं लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात यहाँ पे कही जा रही है। नीलकंठ मंदिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कांकवाड़ा किला देख सकते हैं, जीव जंतु बाघ, रिसस, मकैक, सांबल, चीतल, जंगली सुअर हो गए। 1955 में वन्यजीव अभयारण्य, 1979 में राष्ट्रीय उद्यान अनुसूचित इसको किया गया है। ठीक है, उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो गया, उत्तरी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हो गया। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों में यह अवस्थित है। और ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, दोनों है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 में घोषित किया गया था और 1989 में ये बेसिकली राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अगला न्यूज़ देख सकते हैं, ये लास्ट न्यूज़ है थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, चीज़ों को समझते हुए चलिए। ये पेंशन रूल्स को लेकर के है। यहाँ पे बेसिकली सरकार जो है वो सिविल सर्विसेज के जो पेंशन रूल्स हैं उसको संशोधन की है। चलिए मुझे बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, वो मुझे बताइएगा 2021 का। यहाँ पे क्या बोला गया है, जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं जो पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पे फैमिली पेंशन में एलिजिबल चाइल्ड जो होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, उनको बेसिकली जो है अगर उनकी डिमाइस हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके पारिवारिक पेंशन उनके जीवन साथियों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि किसको दिया जाएगा, उस महिला कर्मचारी के निधन के बाद उनकी पारिवारिक पेंशन जो है
उनके बच्चों को दी जाएगी। ये नया रूल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, संशोधन किया गया है। पहले ये पेंशन जो था उनके मरने के बाद, सरकारी कर्मचारी के मरने के बाद उनके जीवन साथी को दी जाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। परिवार के अन्य सदस्य जीवन साथी की अपात्रता या मृत्यु के बाद ही पात्र बनते हैं। यानी अगर आप देख सकते हैं जीवन साथी की पात्रता या मृत्यु के बाद ही पात्र, तो अन्य सदस्य देखिए, अगर उनके बच्चे को पहले मिलेगा, बच्चे अगर नहीं है तो फिर स्पाउस को मिलेगा, स्पाउस नहीं है तो फिर उसके बाद परिवार वालों को मिलेगा। सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए इससे पहले उठाए गए कदम क्या थे? देखिए क्या क्या, देखिए ये सारे वुमेन्स डेवलपमेंट को लेकर के हैं। आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, ये सारे आपके वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर के सारे पॉइंट्स हैं, तो इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा और याद रखिएगा। पहले क्या क्या कदम उठाए गए थे? जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु अगर हो जाती है या मृत जन्म अगर कोई बच्चा लेता है तो उसको 60 दिनों तक मैटरनिटी लीव, जिसको मातृत्व अवकाश कहा जाता है, तो उस केस में भी उनको दिया जाएगा। यौन उत्पीड़न के मामले में अगर कोई महिला कर्मचारी है तो उनको भी विशेष छुट्टी यहाँ पे दिया जाएगा। बाल देखभाल अवकाश भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे चाइल्ड केयर लीव हो गया, स्पेशल लीव प्रोविज़न हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया 60 दिन का, तो ये सारे पहले जो थे स्टेप्स लिए गए थे वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो ये सारे एक तरह से आप देख सकते हैं, ये सारे इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं वुमेन्स को लेकर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग्स में ये सारी चीज़ों को मेंशन करने को लेकर के। ठीक है, 6-7 क्वेश्चंस दिया है मैंने, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? बाकी आपको ऊपर में आर्टिकल्स देखने को मिले होंगे, आर्टिकल्स आप जाकर के सारे आर्टिकल्स देखिए। 11 तक मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आई होप वो आपको पसंद आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आर्टिकल्स वाले वीडियोस कैसे लग रहे हैं, मुझे सबके फीडबैक चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक पहुँच जाए और बाकी लोग भी इसका हिस्सा बन सके और बाकी लोग भी एक्टिवली सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।